हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सर्कल स्टार्ट किया था एंड सर्कल में हम लोगों ने सर्कल के बारे में बेसिक डिस्कशन किया था कि सर्कल की इक्वेशन हम लोग किस किस तरह से लिख सकते हैं, सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होगी, उसमें सेंटर रेडियस कैसे देखेंगे, एंड देन इस बारे में बात किया था कि सर्कल रियल सर्कल है कि इमेजिनरी सर्कल है, इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो अभी हम लोग आज पहले इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विथ, कॉन्सेंट्रिक समझते हैं जिसका सेंटर सेम हो, है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विथ द सर्कल, कॉन्सेंट्रिक विथ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y विच इज कॉन्सेंट्रिक विथ द सर्कल, ये सर्कल है, एंड having radius equal to that of the circle, and having radius equal to that of the circle x square plus y square and having radius equal to that of the circle x square plus y square minus 3x plus 5y equals to 0। ठीक, हमको एक ऐसा सर्कल फाइंड करना है जो कि इसके साथ कॉन्सेंट्रिक हो एंड जिसका रेडियस इसके रेडियस के बराबर हो। ठीक, तो कर लेंगे सिंपल। इसका पहले सेंटर फाइंड किया जाए। जो सर्कल हमको लिखना है उसका सेंटर हमको यहाँ से मिलेगा, क्योंकि वो इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है तो सेंटर सेम होगा जो इसका है, एंड रेडियस इसके बराबर है तो रेडियस यहाँ से देखा जाए। ठीक, तो पहले वाले सर्कल का सेंटर एंड दूसरे वाले सर्कल का रेडियस फाइंड कर लिया जाए एंड फिर वो सर्कल लिख दिया जाए जो हमको रिक्वायर्ड हो। सेंटर इसके जैसा मतलब सेम जो इसका है एंड रेडियस इसके बराबर। तो कर लीजिए खुद से, आंसर लिखिए। देखिए अगेन सबसे पहले काम क्या करेंगे बताया था कि सर्कल में कोई भी क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले ज़रूर देख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना ही चाहिए, नहीं है तो पहले उसको 1 बनाइए, उसके बाद ही किसी भी चीज़ के लिए प्रोसीड करेंगे सर्कल में। तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्वेश्चन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसका सेंटर देख लेते हैं। तो सेंटर इसका हो जाएगा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक, अब आते हैं दूसरे सर्कल पे, इसका रेडियस। तो पहले इसका सेंटर देखते हैं, मान लीजिए इसको हम कुछ C2 कह देते हैं, ये सेंटर C1 कह देते हैं फर्स्ट सर्कल का। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, तो 3/2 कॉमा माइनस 5/2, 3/2 कॉमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y। तो रेडियस कैसे लिखते थे, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस द कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 34/4। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 17/2। ठीक, तो अब हमको एक ऐसा सर्कल लिखना है जिसका सेंटर ये हो जो पहले सर्कल का है और जिसका रेडियस ये हो। तो सेंटर रेडियस फॉर्म लिख देते हैं, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो रूट 17/2 का स्क्वायर करेंगे 17/2। ये इसका सेंटर, ये इसका रेडियस। क्लियर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड नोट करते जाएंगे ज़रूर से सारी चीज़ें।
equation of circle, find equation of circle passing through the points, find equation of circle passing through the points, points आपको दिए हैं, पॉइंट दिया है A 3, -5, एक पॉइंट दिया है B -2, 4. Find equation of circle passing through the points, passing through the points 3, -5, -2, 4 and having smallest possible radius, and having smallest possible radius. एक ऐसा सर्कल जो इन दोनों पॉइंट से पास करे और जिसका रेडियस स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो. अब क्या करेंगे, देखिए हमको 2 पॉइंट्स दिए, हमको इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल लिखना है और ऐसा सर्कल जिसके लिए रेडियस स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो. अब क्या है, अगर आप एक ऐसा सर्कल बनाते हैं जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करे, तो जब आप इसको डायमीटर के एंड पॉइंट्स मानते हैं तो जो सर्कल आपको मिलेगा ये सबसे छोटा सर्कल होगा. कोई सर्कल दिया है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल तभी होगा जब ये दोनों पॉइंट्स उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हों. क्यों? क्योंकि अगर आप इसको डायमीटर के एंड पॉइंट नहीं मानते हैं तो फिर इसका मतलब ये, अगर सर्कल पर 2 पॉइंट्स हैं किसी भी सर्कल पे, अगर वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स नहीं हैं तो फिर वो दोनों पॉइंट्स किसी कॉर्ड, हम लोग समझते हैं किसी कॉर्ड के एंड पॉइंट्स होंगे. ठीक. एंड अब अगर इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम कॉर्ड का एंड पॉइंट मानते हुए कोई भी सर्कल बनाएंगे, अगर ये जनरल कोई कॉर्ड है तो फिर जो सर्कल बनेगा ऑब्वियसली वो सर्कल इस वाले सर्कल से बड़ा बनेगा, है ना. अगर आप कॉर्ड को लेते हुए सर्कल बनाएंगे, इसको कॉर्ड का एंड पॉइंट मानेंगे, कोई भी जनरल दूसरी कॉर्ड डायमीटर के अलावा, तो फिर जो सर्कल बनेगा वो हमेशा इस वाले सर्कल से बड़ा बनेगा. तो 2 पॉइंट से पास करता हुआ सबसे छोटा सर्कल जो हो सकता है वो तभी बनेगा जब यही दोनों पॉइंट्स उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो. हमसे यही पूछा गया था, फाइंड सर्कल पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स एंड हैविंग स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस. स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस, सबसे छोटा रेडियस मतलब सबसे छोटा सर्कल. तो सबसे छोटा सर्कल तभी बनेगा जब आप इन दोनों पॉइंट्स को डायमीटर का एंड पॉइंट्स लेकर के सर्कल लिखेंगे. एंड अब 2, अगर हमको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हैं तो हम लोग डायरेक्टली सर्कल की इक्वेशन लिखना जानते हैं. 2 फॉर्म्स उन्होंने पढ़े थे, पहला सेंटर रेडियस फॉर्म, दूसरा जब हमको डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है. तो इस केस में कैसे लिखते थे, x - 3 स्क्वायर, सॉरी x - x1 इंटू x - x2 x माइनस -2 प्लस y - y1 y - -5 इंटू y - y2 y - 4. तो इस केस में ये हो गई रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इक्वल्स टू 0. ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए कि 2 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल, सबसे छोटा सर्कल वही पॉसिबल होगा जिसके लिए दोनों पॉइंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो. क्योंकि सर्कल में डायमीटर के अलावा कोई भी दूसरे 2 एंड पॉइंट्स से सर्कल पास कराएंगे तो वो सर्कल हमेशा एक बड़ा सर्कल होगा. ये बात क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, find equation of circle passing through the points, passing through the points, points लिख लीजिए 0, 0 2, 3 and -1, 2. Find equation of circle passing through the points 0, 0 2, 3 and -1, 2. देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं. पहला तरीका क्या है कि जो सर्कल आपको फाइंड करना है उसको आप अज्यूम कर लीजिए, है ना.
तो सर्किल की जनरल इक्वेशन हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास कितने अननोन हैं, जी एफ एंड सी, हमारे पास 3 अननोन हैं। तो 3 अननोन को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन या 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में बोलते थे कि स्ट्रेट लाइन को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए, ये जो हम लोग फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हमको एग्जैक्टली 2 कंडीशंस की ज़रूरत होती है। ठीक, उसी तरह से किसी सर्कल को अगर आपको कम्प्लीटली डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको 3 कंडीशंस की ज़रूरत होगी। उन 3 कंडीशंस को यूज़ करके आप इन 3 जो अननोन है जी एफ सी, उसको आप फाइंड कर पाएंगे एंड आप सर्कल को कम्प्लीटली डिफाइन कर पाएंगे। तो ये चीज़ बस जनरल दिमाग में होनी चाहिए कि किसी भी सर्कल को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होनी चाहिए। अब इन 3 अननोन्स को फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन कि ये 0,0 से पास करेगा, सेकंड कंडीशन ये 2,3 से पास करेगा, थर्ड कंडीशन ये -1,2 से पास करेगा। सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी जाए, 3 अननोन्स हैं, 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी, 3 अननोन 3 इक्वेशन सॉल्व कर लिया जाए। ठीक, चलिए एक बार इसको सॉल्व करते हैं एक बार इस तरह से। 0,0 पुट कर लीजिए तो c = 0 आ जाएगा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। 2,3 से भी पास कर रहा है, सेटिस्फाई कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन है ना, 2,3 पुट कर दिया। थर्ड कंडीशन -1,2 से भी सर्कल पास कर रहा है, सेटिस्फाई कर दीजिए। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इन 3 अननोन 3 इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया जाए। ठीक, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे c तो 0 है तो c को 0 पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखिए तो 4g + 6f + 13 = 0। c तो 0 है, 4g 6f 13 = 0। सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखिए तो -2g + 4f + 5 = 0। अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसी को लिख लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4g। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया जाए, है ना। बेसिकली मेरे पास 3 अननोन थे, उसमें से एक अननोन तो हमको ऑलरेडी पता चल गया, बाकी 2 अननोन बचे g एंड f। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया जाए एंड g एंड f की वैल्यूज फाइंड करके पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन ये थी। तो सॉल्व करने के लिए हमने सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर दीजिए, g कैंसिल आउट, ऐड करेंगे तो 14f + 23 = 0। यहाँ से f की वैल्यू आ गई -23/14, ये f आ गया। अब ये f की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके g फाइंड कर लिया जाए। ठीक है, इसको हटा देते हैं, नोट कर लेंगे। तो मान लीजिए जो सेकंड इक्वेशन है इसमें पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन थी -2g + 4 टाइम्स f है -23/14 + 5 = 0। इसको उधर ले जाते हैं तो 2 टाइम्स g = 2, है ना, -46/7 + 5। यहाँ से 2g की वैल्यू आ जाएगी ये 35 -46 -11/7, है ना। 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो g की वैल्यू आ जाएगी -11/14। ये g की वैल्यू आ गई, ये f की वैल्यू आ गई, c हमको ऑलरेडी मिल गया था 0, यहाँ पे पुट कर दीजिए, सर्कल रिपोर्ट कर लीजिए। क्लियर हो गया। तो
इस तरह के क्वेश्चन में एक तरीका हमेशा ये हो सकता है कि आपके पास 3 अननोन है, आप उन 3 अननोन की वैल्यूज को फाइंड करिए। उसके लिए आपको 3 इक्वेशंस बनानी होंगी। तो उन 3 इक्वेशन के लिए आपके पास क्वेश्चन में कोई ना कोई 3 कंडीशंस गिवन होंगी। उन 3 कंडीशन से 3 इक्वेशन, 3 अननोन सॉल्व करिए, GFC की वैल्यू फाइंड करिए, पुट कर दीजिए। ठीक है, ये वाला मेथड क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें जो दूसरा मेथड है उसको एक बार देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हमको एक सर्कल फाइंड करना है जिस पे लाई करने वाले 3 पॉइंट्स हमको दिए हैं। 3 पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं। एक पॉइंट है 0,0, एक पॉइंट है 2,3 और एक पॉइंट है -1,2। ठीक, तो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करिए तो आपको किसी ट्राइंगल का सर्कम सर्कल फाइंड करने के लिए बोला गया है। मैं इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा और इन्हीं तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल आपको चाहिए। तो इस ट्राइंगल का आपको सर्कम सर्कल चाहिए। तो अब क्योंकि ऑलरेडी इस तरह का डिस्कशन कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइंस में किया हुआ है तो अब इसमें पूरा हम कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, बट क्या करना है वो हम बता देते हैं, खुद से आप करेंगे। जब हमको किसी भी ट्राइंगल का सर्कम सेंटर फाइंड करना था, ये बेसिकली सर्कम सर्कल आपको फाइंड करना है। तो सर्कम सेंटर के लिए एक तो फॉर्मूला बताया था, लेकिन बोला भी था कि हम लोग फॉर्मूला प्रेफर नहीं करते हैं, सर्कम सेंटर की जो बेसिक डेफिनेशन है उससे चलेंगे। और बेसिक डेफिनेशन क्या थी कि सर्कम सेंटर कैसे मिलता है, आपको साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो किसी भी 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख दिया जाए। तो मान लीजिए एक इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख दें और एक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख दें। दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये हमको इस सर्कल का सेंटर दे देगा। ये तो हम लोग ने डिस्कस किया था जब स्ट्रेट लाइन में ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे थे कि हमको सर्कम सेंटर कैसे मिलेगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो किसी भी 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख करके सॉल्व कर दीजिए, आपको सेंटर मिल जाएगा। अब एक बार सेंटर मिल गया तो इसका किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस लिख दीजिए, वो आपको रेडियस दे देगा। इसका किसी भी एक पॉइंट से आप डिस्टेंस लिख दीजिए, क्योंकि ये तो सेंटर है ना, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो सेंटर का जो भी कोऑर्डिनेट आया इसका किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस लिख दीजिए, वो आपको रेडियस दे देगा। आपको सेंटर पता होगा, आपको रेडियस पता होगा। क्लियर है? तो उसके पूरे कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं, खुद कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ट्राइंगल में वहाँ पर किए भी हैं हम लोगों ने। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि एक तो आप सर्किल अज्यूम कर लीजिए और सारी कंडीशन से 3 अननोन 3 इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लीजिए। एक तरीका तो वो हो गया। दूसरा तरीका कि इस तरीके से सर्कम सर्किल के कंसेप्ट से भी प्रोसीड कर सकते थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। इसी तरीके का क्वेश्चन है, उसको खुद से ट्राई करेंगे, चाहे पहले मेथड से चाहे सेकंड मेथड से, जैसे भी आपको लगे एक बार खुद से ट्राई करिए, आंसर लिखिए। चलिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the points. Find equation of circle passing through the points 0, 0, 6, 0, 0, -3. Find equation of circle passing through points 0, 0, 6, 0, 0, -3. चाहे 3 अननोन 3 इक्वेशन बना करके करिए, चाहे सर्कम सर्किल के कंसेप्ट से करिए, जैसे भी आपको समझ में आता है एक बार इसको खुद से ट्राई करिए, आंसर लिखिए। इसमें कैलकुलेशन कम है, सिंपलर क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करिए, आंसर लिखिए। चलिए, देखिए अगेन पहला तरीका क्या हो सकता था
तीन अननोन, तीन इक्वेशन बने जाए। इसमें इक्वेशन सिंपल बनेगी, 0,0 सेटिस्फाई करेगा इसको, c इक्वल्स टू 0, 6,0 सेटिस्फाई करेगा, पुट कर लीजिए 6 0 6 0 और c की वैल्यू ऑलरेडी 0 है ना, तो यहाँ से g की वैल्यू आ गई -36/12 -3 है ना। हमारा सेकेंड अननोन हमको मिल गया। थर्ड 0, -3 से भी पास कर रहे सर्कल, 0, -3 पुट कर लीजिए, 0 फिर -3 0 -3 c की वैल्यू ऑलरेडी 0, तो यहाँ से f कितना आ जाएगा 9/6 यानी कि 3/2। g पता है, f पता है, c पता है, पुट कर लीजिए, सर्कल रिपोर्ट कर लीजिए ना, x² फिर y², फिर 2gx, फिर 2fy, ये सर्कल हो गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका सर्कम सर्कल का कंसेप्ट है ना, तो इसको हटा देते हैं, नोट करते जाएंगे जरूर से, हर एक चीज लिखते जाएंगे कॉपी में। तो 0,0 पॉइंट है 6,0 पॉइंट है 0, -3। कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखते हैं, कोई भी दो है ना, तो लिख लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मिड पॉइंट इसका हो जाएगा 3,0 है ना, तो इस लाइन की इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 3। ठीक, इसी तरह से जब आप इसका मिड पॉइंट देखेंगे तो 0, -3/2, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू -3/2। ठीक, बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करिए तो ये 0,0 ओरिजिन है, ये पॉइंट x एक्सिस पे, तो ये बेसिकली आपका x एक्सिस है, ये बेसिकली आपका ये पॉइंट y एक्सिस पे है, ये ओरिजिन, तो ये y एक्सिस है, तो ये लाइन x इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर्म में होगी, ये लाइन y इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्म में होगी। सिंपल है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर हो जाएगा है ना, तो सेंटर आपको मिल जाएगा इस केस में 3, -3/2, यहाँ से भी देख सकते हैं सेंटर आ रहा है -½ कोफिशिएंट ऑफ x -½ कोफिशिएंट ऑफ 3, -3/2, एंड इसका किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस लिख दीजिए, वो रेडियस होगा। मान लीजिए इसका 0,0 से डिस्टेंस लिख दें, तो 3 - 0 का स्क्वायर -3/2 -0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 ये हो जाएगा 3/2 √5। ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म से भी अब आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। इस केस में ये वाला मेथड हमारे लिए ज़्यादा आसान था, इसमें कैलकुलेशन कम था, है ना। ये हो गया दूसरा तरीका। दोनों बात क्लियर होनी चाहिए। पिछला क्वेश्चन भी इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे थे, ये क्वेश्चन भी इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में अगेन हम लोग एक और चीज़ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या है, पहले तो एक बार ये दोनों मेथड्स देख लीजिएगा, ये दोनों क्लियर होने चाहिए। 3 अननोन 3 इक्वेशन वाली बात, एंड दूसरा सर्कम सर्कल के कंसेप्ट से कैसे करते हैं। अब इसमें एक चीज़ हम और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पॉइंट्स आपको दिए हैं उसको देख करके हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पा रहे थे, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है ना। एक पॉइंट था कुछ 6,0, एक पॉइंट है कुछ 0, -3, एक पॉइंट है 0,0। तो ऑब्वियसली जो सर्किल इन तीनों पॉइंट से पास करेगा उसके लिए ये डायमीटर होगा।
क्यों डायमीटर होगा? क्योंकि सर्कल में डायमीटर ही वो कॉर्ड होती है जो सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री बनाती है। डायमीटर के अलावा और कोई दूसरी कॉर्ड सर्कल पर, या मतलब ऐसे कह लीजिए कि सर्कल पर कोई भी और कॉर्ड डायमीटर के अलावा और कोई दूसरी कॉर्ड नहीं होगी जो 90 डिग्री पर। हमेशा डायमीटर ही सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री सबटेंड करेगा। तो हम डायग्राम से यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर फिर ये और ये पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट्स होने चाहिए। तो अब अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं तो सीधे डायमीटर के एंड पॉइंट वाली इक्वेशन लिख दी जाए। तो x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस माइनस 3। तो इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3y, सेम इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते थे कि क्योंकि इस केस में ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, क्योंकि डायमीटर ही सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री बनाता है, तो ये डायमीटर होगा ही होगा। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं। तो सर्किल का जो सेकेंड फॉर्म था डायमीटर फॉर्म, उसको यूज करके भी डायरेक्टली हम इसकी इक्वेशन लिख सकते थे। ठीक, चलिए ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड equation of circle, find equation of circle passing through the points 1, 4, find equation of circle passing through the points 1, 4, minus 3, 2 and whose center lies on the line and whose center lies on the line and whose center lies on the line x plus y plus 1 equals to 0। अगेन जैसे कि मैंने बोला कि सर्कल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको 3 कंडीशन चाहिए होंगी। अब इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे उसमें तीनों कंडीशन थी कि सर्किल किसी स्पेसिफिक पॉइंट से पास कर रहा था। यहाँ पे कंडीशन क्या है? इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है। एंड थर्ड कंडीशन अब ये है कि सर्किल का सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 4 minus 3, 2 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x plus y plus 1 equals to 0। सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो अगेन जैसे भी आपको समझ में आ रहा है 3 अननोन 3 इक्वेशन बना करके वैसे भी प्रोसीड कर सकते हैं, या आपको लगता है कि कोई और तरीका भी हो सकता है इसको अप्रोच करने का, तो जैसे भी आपको समझ में आए एक बार इसको आप चलिए खुद से प्रोसीड करिए, खुद से एक बार पूरा ट्राई करिए एंड देन उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। चलिए देखिए, तो एक तरीका तो अगेन पहला ये हो सकता है इसमें कि हम सर्किल अज्यूम कर लें एंड अब हमारे पास 3 अननोन, तो 3 इक्वेशंस बना ली जाए। किस तरह से? तो 1, 4 से पास कर रहा है, सेटिस्फाई कर दीजिए। 1 फर्स्ट इक्वेशन, -3, 2 से भी पास कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा, पुट कर दीजिए। एंड देन इसके बाद थर्ड कि सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस फॉर्म के लिए सेंटर क्या होता था? -g, -f, तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो -g -f plus 1 equals to 0। अब अगेन 3 अननोन 3 इक्वेशन, इसको आप सॉल्व करिए। तो मान लीजिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड माइनस कर दें तो 17 - 13 4, ठीक।
इसके बाद 2g एंड देन माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस माइनस 6g प्लस ऑफ 8g 8f माइनस 4f c कैंसिल आउट 0, 4 से डिवाइड कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। ठीक, इसके बाद फोर्थ एंड थर्ड को ऐड कर देते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो 1 और ये 1 2g माइनस जी प्लस जी f माइनस f कैंसिल आउट, यहाँ से g की वैल्यू आ गई -2, g को -2 पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन, मान लीजिए g को यहाँ -2 पुट, माइनस ऑफ -2 2 + 1 3, f की वैल्यू आ जाएगी 3, g और f आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां से c फाइंड कर लीजिए। ठीक, मान लीजिए लेट्स से हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, तो 13 6 इंटू जी 6 इंटू -2 है ना, -6 इंटू -2 तो +12 हो जाएगा, 4f अगेन 12 हो जाएगा, प्लस c इक्वल्स टू 0, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -37। हो गया 13 -6 इंटू -2 +12, 4 इंटू 3 +12, c -37। तो ये c की वैल्यू आ गई। तो हमको g पता है, f पता है, c पता है, यहाँ पे पुट कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है ना, ये तो हो गई वो बात जैसे हम लोग हर केस में भी प्रोसीड कर रहे हैं कि 3 अननोन 3 इक्वेशन बना करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में जहां पर कोई भी 3 कंडीशंस आपको गिवन है सर्कल से रिलेटेड, तो आप तीनों कंडीशन के करस्पॉन्डिंग 3 इक्वेशन बनाइए और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए। तो एक तो ये जनरल तरीका होगा जो हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हम क्या काम कर सकते थे कि सर्कल पर हमको 2 पॉइंट्स दिए हैं, और सर्कल का सेंटर किसी लाइन पे लाई कर रहा है, वो लाइन की हमको इक्वेशन गिवन है। ठीक, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड बनेगी। कॉर्ड समझते हैं सर्कल में, एंड कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर सेंटर लाई करता है हमेशा। तो इन दोनों का पॉइंट्स का को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इसका अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख दें तो सेंटर इस लाइन पे लाई करेगा, एंड क्वेश्चन में दिया है कि सेंटर इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो इस लाइन को और जो लाइन हमको क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको सेंटर मिल जाएगा। फिर इस सेंटर का हम किसी भी एक से डिस्टेंस लिख देंगे तो हमको रेडियस मिल जाएगा। जैसे चलिए एक बार लिखते हैं, इसका स्लोप कितना हो गया 4 - 2 2/4 1/2, तो परपेंडिकुलर का स्लोप हो जाएगा -2। ठीक, तो अगर इसका स्लोप -2 है तो इस लाइन की इक्वेशन कुछ 2x + y फॉर्म में होनी चाहिए, एंड मिड पॉइंट से पास करेंगे तो 1 - 3 -2/2 मिड पॉइंट लिखते हैं, ये हो गया -1, एंड 4 + 2 6/2 3, -1, 3 सेटिस्फाई करेगा, पुट कर लेते हैं -1, 3 तो -2 + 3 1 आ गया ऐसे। अब सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पे भी लाई करेगा। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट में से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2x - x y कैंसिल आउट, -1 - 2 = 0, तो ये आ गया 2। ठीक, इसके बाद x को 2 पुट कर देते हैं, 2 + 1 3, तो y की वैल्यू आ गई -3। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया 2, -3, सेंटर होता था -g, -f, तो -g की वैल्यू देख लीजिए 2 हो जाएगी, -f की वैल्यू -3, तो सेंटर है -g, -f 2, -3, सेंटर आ गया। अब 2, -3 का किसी भी एक से, क्योंकि भाई ये सेंटर है और ये पॉइंट आपके सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो सेंटर का किसी भी इनमें से किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे तो ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो इसका किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस लिख दीजिए, वो रेडियस हो गया, है ना। तो जैसे मान लीजिए हम इसका इससे डिस्टेंस लिखें तो 2, -3 का -3, 2 से डिस्टेंस, तो x1 - x2
5 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, तो रेडियस आ गया अंडर रूट 50। तो ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो बेसिक प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए। दो पॉइंट्स दिए थे तो इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा सेंटर उस लाइन पे लाई करेगा, तो वो अपने एक लाइन लिख दी। क्वेश्चन में दिया भी था कि सेंटर इस लाइन पर भी है, तो सेंटर दोनों लाइंस पे है, सॉल्व कर लीजिए। सेंटर आ गया, फिर सेंटर का किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस रेडियस आ गया, सेंटर रेडियस फॉर्म लगा दीजिए, सर्किल की इक्वेशन लिख दीजिए। तो एक तरीका ये भी हो सकता है यहाँ पर सर्किल की इक्वेशन को लिखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नोट कर लेंगे जरूर से, हाँ। इफ एब्सिसा एंड ordinates, if abscissa and ordinates of end points of diameter, abscissa and ordinates of end points of diameter are the roots of the equation, are the roots of the equation x square plus alpha x plus p equals to 0, y square plus beta y plus q equals to 0. If abscissa and ordinates of end points of diameter are roots of the equation this and this respectively, are roots of the equation this and this, x square plus alpha x plus p equals to 0, y square plus beta y plus q equals to 0 respectively, then find equation of the circle, then find equation of the circle. अब क्वेश्चन ये है कि जैसे एक सर्किल है, ठीक है, इसके डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं, इसके जो एब्सिसा है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, मान लीजिए x1 x2, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, एंड इसके जो ऑर्डिनेट हैं y1 y2 वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अब आपको सर्किल की इक्वेशन बतानी है। एब्सिसा and ordinates are roots of the equation this and this respectively, then find equation of the circle। ठीक, चलिए खुद से ट्राई करिए इसको। देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक में फैक्टर फॉर्म समझते हैं। जैसे अगर आपसे बोलें कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स ना इक्वल टू 0 करके जो इक्वेशन थी उसके रूट्स अगर x1 x2 हैं, तो आप इस एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन को आप फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो a टाइम्स a क्या होता था, x स्क्वायर कोएफिशिएंट, a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जहाँ पे अल्फा बीटा रूट्स होते थे। तो अगर इसके रूट्स x1 x2 हैं तो आप इसका फैक्टर फॉर्म ऐसे लिखेंगे। ठीक, सेम इसी तरह से अगर इस इक्वेशन के रूट्स y1 y2 थे तो ये एक्सप्रेशन का फैक्टर फॉर्म होना चाहिए 1 इंटू y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ऐसा। ठीक, अब अगर x1 y1 और x2 y2 डायमीटर के एंड पॉइंट्स थे तो हम सर्किल की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। हमारे सर्किल की इक्वेशन जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में वो ये है। ठीक, तो अब देख सकते हैं कि x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इसके बराबर है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस अल्फा x प्लस बी। ठीक, एंड y माइनस y1 y माइनस y2 ये टर्म ये इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस बीटा y प्लस क्यू इक्वल टू 0। यानी कि जो रिक्वायर्ड सर्किल है वो ऐसा हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस अल्फा x प्लस बीटा y प्लस p प्लस q इक्वल टू 0।
डायमीटर के एंड पॉइंट के एब्सिस है x1 x2, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसको फैक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। उसके जो ऑर्डिनेट थे y1 y2 वो इस इक्वेशन के रूट, तो इसको हम फैक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। हमको पता है कि फिर अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स x1 x2 और y1 y2 हैं, है ना, x1 y1 x2 y2 इस तरह से डायमीटर के एंड पॉइंट्स, तो हम सर्किल की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। तो ये रिक्वायर्ड सर्किल की इक्वेशन है। हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, तो इसकी जगह ये लिख दिया, और ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, तो इसकी जगह ये लिख दिया। तो हमारा सर्किल, रिक्वायर्ड सर्किल ये हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। देखिए, मान लीजिए कोई सर्किल है, वो एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को मान लीजिए कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो सर्किल एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना रहा है इसकी लेंथ, एंड वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बना रहा है इसकी लेंथ लिखना चाहते हैं। लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, तो मान लीजिए सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक, तो पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो सेम प्रोसीजर रहेगा फिर y के लिए। तो मान लीजिए यहाँ का कोऑर्डिनेट कुछ अल्फा कॉमा 0 है और यहाँ का कोऑर्डिनेट कुछ बीटा कॉमा 0 है। ठीक, तो ये पॉइंट हमको कैसे मिलेंगे? तो हमको पता है कि इन पॉइंट्स पे सर्किल एक्स एक्सिस को जहाँ पे मीट करेगा वहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। जैसे हम लोग लाइन का x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y 0 पुट करते थे, y इंटरसेप्ट मतलब लाइन y एक्सिस को जहाँ मीट कर रही है उसको फाइंड करने के लिए x 0 पुट करते थे। सेम वही चीज अगर हमको देखना है कि सर्किल x एक्सिस को कहाँ कहाँ पे मीट कर रहा है तो उसके लिए y को 0 पुट कर दिया जाए। ठीक, तो जैसे ही आप y को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, x में क्वाड्रेटिक बना एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, एंड अब जो क्वाड्रेटिक है इसके दो रूट्स होंगे। तो क्योंकि सर्किल ऑब्वियसली जैसे हमको डायग्राम से दिख रहा है एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे मीट कर सकता है, तो ऑब्वियसली हमको x की दो वैल्यूज मिल सकती हैं। ठीक, तो इसी इक्वेशन के दो रूट्स हो गए अल्फा एंड बीटा, है ना। अब जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इसको मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कह सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ का कोऑर्डिनेट है कुछ 5,0 और यहाँ का कोऑर्डिनेट है कुछ -2,0, तो ये टोटल लेंथ ये 5 और इधर 2, ये टोटल लेंथ 7 हो गई ना। तो आप इसको 5 माइनस ऑफ -2 मॉडुलस ऐसे कह सकते हैं 7, है ना। तो जो लेंथ होगी इंटरसेप्ट की वो ये होगी। तो ये क्या हो गया? डिफरेंस ऑफ द रूट्स हो गया इस क्वाड्रेटिक का, ये इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ द रूट्स है। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स कैसे लिखते हैं? तो अंडर रूट डी बाई ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए का स्क्वायर, है ना, अंडर रूट डी बाई ए स्क्वायर ऐसे। तो कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ये हो गया लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। अब सेम इसी तरह से अगर हमको y पे फाइंड करना है, तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट है कुछ 0 कामा गामा, ये वाला पॉइंट है कुछ 0 कामा डेल्टा। तो ये पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? तो सर्किल y एक्सिस को जहां मीट कर रहा है वहां एक 0 होगा, x को 0 कर दीजिए, क्वाड्रेटिक बन गया y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। फिर उसके दो रूट्स होंगे, उनके बीच में अगेन डिफरेंस ऑफ द रूट्स लिखेंगे तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी, है ना। सेम प्रोसीजर, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं हमको आई थिंक। तो उसी तरह से जब आप लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट y पे फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी ऐसा।
तो अब इसको डायरेक्टली एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट कह लीजिए, एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे, किसी भी सर्किल का एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट की लेंथ है एक्स एक्सिस पर, दैट इज 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, एंड वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट की लेंथ है दैट इज 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, पहले तो एक बार यहाँ तक की बात देख लीजिए, क्लियर होना चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए वाई को 0 कर दिया, क्वाड्रेटिक बन गया, 2 रूट्स, इसका डिफरेंस ऑफ द रूट्स हमको ये लेंथ देगा, ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए। तो फिर मैं क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ द रूट्स लिख दिया। सेम वही प्रोसीजर इसके लिए, वाई इंटरसेप्ट देखना है तो एक्स को 0 पुट करिए, वाई में क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर उस क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट्स लिखेंगे तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी, आप खुद से करके देख लेंगे। तो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट की लेंथ आ जाएगी 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, इतना पार्ट देख लीजिए। अब इसमें हम लोग कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, एंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहां पर हम लोग जी स्क्वायर माइनस सी या एफ स्क्वायर माइनस सी की जो वैल्यू उसको देखते हुए कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं। तो हम जी स्क्वायर माइनस सी के लिए केसेस के बारे में डिस्कशन कर दे रहे हैं और उसके लिए केसेस लिख भी दे रहे हैं। आप सेम वही चीज़ एफ स्क्वायर माइनस सी के लिए भी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो जैसा डिस्कशन इसके लिए सेम वैसा ही इसके लिए रहेगा। अब पहला केस कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक, तो इसका मतलब लेंथ की कुछ रियल वैल्यू मिलेगी, कुछ फाइनाइट लेंथ हमको मिलेगी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में सर्कल कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक, जो सर्किल है वो एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगा, तभी तो आपको लेंथ की एक कुछ फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। अगर जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, यहाँ इक्वालिटी मैंने नहीं लगाया, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो लेंथ की आपको कुछ एक नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो लेंथ की अगर हमको एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब सर्किल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे मीट कर रहा होगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। ठीक, दूसरा केस, अगर जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 0 हो गई तो लेंथ 0 आ जाएगी। ठीक, तो लेंथ 0 आने का मतलब क्या हो गया, लेंथ 0 आने का मतलब क्या हो गया कि जो सर्किल है फिर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये एक्स एक्सिस को सिंपली टच करेगा। तो इस केस में सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। ठीक, थर्ड केस, अगर जी स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव हो गया तो लेंथ इमेजिनरी हो गई। लेंथ इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया कि फिर इस केस में जो सर्किल होगा वो एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं कर रहा होगा, वो एक्स एक्सिस के कंप्लीटली या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, वो एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं करेगा, है ना। तो अगर जी स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव है तो इसका मतलब लेंथ आपकी इमेजिनरी, तो लेंथ इमेजिनरी का मतलब ऐसा नहीं कि सर्किल इमेजिनरी हो गया, लेंथ इमेजिनरी होने का मतलब अब जो सर्किल है वो एक्स एक्सिस को कहीं पर मीट ही नहीं कर रहा होगा। इस केस में जो सर्किल होगा, सर्किल नाइदर टचेस नॉर कट्स द एक्स एक्सिस। अब सेम यही 3 केस बन जाएंगे एफ स्क्वायर माइनस सी और वाई एक्सिस को लेकर के, कि एंड अगेन कॉपी में वो तीनों भी लिखेंगे आप। एफ स्क्वायर माइनस सी अगर पॉजिटिव हो गया तो सर्किल जो होगा वो वाई एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मीट करेगा, है ना, तभी हमको लेंथ की एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है। अगर एफ स्क्वायर माइनस सी 0 हो गया तो लेंथ 0 हो गई। लेंथ 0 का मतलब फिर जो सर्किल होगा वो वाई एक्सिस को जस्ट टच कर रहा होगा। एंड अगर एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया,
तो इसका मतलब लेंथ इमेजिनरी, तो लेंथ इमेजिनरी का मतलब जो सर्किल होगा वो वाई एक्सिस को टच या कट नहीं कर रहा होगा, वो वाई एक्सिस को मीट ही नहीं करेगा कहीं पर, ना तो टच करेगा ना कट करेगा। ठीक, तो ये हो गया लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट वाली बात। ठीक है, तो अब आज का जो डिस्कशन है इसको अभी हम यहीं पर स्टॉप करेंगे एंड नेक्स्ट टर्न पर अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पर बेस्ड। ठीक, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट सिंपल चीज है, आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट की लेंथ 2√g² - c है, वाई एक्सिस पर 2√f² - c है, एंड केसेस वो यहाँ से क्लियर होगा, पॉजिटिव है g² - c या f² - c, तो सर्किल एक्स या वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा, अगर जीरो है तो टच करेगा, अगर लेस देन जीरो है तो टच या कट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो आज इसको भी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, थैंक यू।